नमस्ते बच्चों। कक्षा 6 विषय विज्ञान और लेसन है 8वां शरीर में गति। तो शरीर में गति किस प्रकार होती है, किसे गति कहते हैं। अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते हैं, अपने पढ़ते हैं, लिखते हैं, को अपने कोई भी काम करते हैं, तो ये सारे किसके कारण संभव है। क्यों अपना शरीर गति कर रहा है, अपने शरीर में गति संभव है, इसी कारण यह सभी कार्य है वो संभव हो सकते हैं। इसी के बारे में अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखो क्या दे रखा है कि बिल्कुल शांत होकर बैठो और फिर आप अपने शरीर में होने वाली बहुत सारी गतियों को अनुभव में कर सकते हो। शांत होकर बैठोगे तो आप अपनी पलकें झपकाते हो, अपने शरीर में सांस लेते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, बिल्कुल शांत जगह पर बैठे होते हैं, तो अपने शरीर के अंदर नाड़ियों की स्पंदन की जो दर है वो भी अपने को सुनाई देती है। तो ये सारी क्या है, शरीर में गतियाँ हैं। जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तो अपने शरीर का कौन सा भाग गति करता है, अपने पीछे मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तब अपने शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता है। तो उपयुक्त सभी उदाहरणों में आपने आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी अपने नहीं हिले लेकिन अपने शरीर के जो विभिन्न भाग हैं अपने हाथ के द्वारा लिख रहे हैं, अपने गर्दन के द्वारा इधर उधर देख रहे हैं, लेकिन अपने तो एक ही जगह बैठे हैं। तो अपने एक स्थान पर बैठे हुए भी अपने शरीर के जो भाग हैं वो गति करते हैं। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की गति है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, या फिर विद्यालय के मैदान में जाते हैं, विद्यालय में इधर उधर जाते हो, घर से स्कूल या स्कूल से घर आते हो, चलते हो, दौड़ते हो, कूदते हो। तो ये सारे क्या हैं, विभिन्न प्रकार की गतियाँ हैं। तो जो पौधों की गति को लेकर आश्चर्यचकित है, वह जानता है कि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, परंतु क्या वे किसी भी प्रकार की गति को प्रदर्शित करते हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं। पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, लेकिन वे विभिन्न प्रकार की गतियाँ करते हैं। इसके बाद देखो, जो जंतु हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कैसे करते हैं। जो गाय हैं वो पैर के द्वारा गमन करती है, चलती है। मनुष्य भी पैर के द्वारा गमन करते हैं और मनुष्य भी चलते हैं। जो सांप है वह संपूर्ण शरीर के द्वारा गति करता है और रेंगकर चलता है। पक्षियों के पंख होते हैं, वह इसकी सहायता से उड़कर गति करता है। कीट विभिन्न प्रकार के होते हैं, कुछ पैरों के द्वारा चलते हैं, कुछ पंखों के द्वारा उड़ते हैं। मछली के भी पंख होते हैं और उसके द्वारा वो तैरकर गति करती है। तो सभी जीव जंतु हैं, उनके विभिन्न पंख, पैर और विभिन्न प्रकार की उनकी गति होती है। किसी की तैरकर, किसी की रेंगकर और किसी की उड़कर और किसी की किसी प्रकार की। तो लगभग यही है कि जो जंतु हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए विभिन्न प्रकार के अंगों का, पंखों का सहारा लेते हैं। ये सारे शरीर में क्या है, गतियों के प्रकार है। इसके बाद देखो, चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना, तैरना, ये सभी क्या हैं, जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं। और जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी अधिक विविधता क्यों है, क्योंकि सभी के अलग अलग रहन सहन है, सभी का अलग अलग जगह पर रहना और उसी वातावरण के अनुकूल उसको करना, ये नहीं में विविधता का मेन कारण है। एक ही घर में आप 3-4 जने रहते हो तो भी सभी की पसंद क्या होती है, अलग अलग होती है। किसी को खाने में कुछ पसंद होता है, किसी को पहनने में कपड़े किसी प्रकार के पसंद होते हैं। तो विविधता एक वातावरण का नियम ही है कि सभी का अलग 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 अंतर होना, ये एक वातावरण का ही नियम है। तो मानव शरीर एवं इसकी गतियाँ, जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखें। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है। विद्यालय में जो शारीरिक व्यायाम करते समय अपने हाथ व पैर विभिन्न प्रकार की गतियां करते हैं, तो हमारा शरीर भी उन गतियों को करने में क्या होता है, योग्य हो जाता है। आप किसी भी नए कार्य को एक दिन करोगे तो आपके शरीर में थोड़ी सी थकावट आती है, लेकिन दूसरे दिन करोगे तो थोड़ी सी थकावट और आएगी। 3-4 दिन 5 दिन आप एक ही कार्य को करते हो तो आपके शरीर को एक हैबिट हो जाती है, आपके शरीर को एक आदत हो जाती है। उसके बाद उसको थकावट महसूस नहीं होती, अपितु आनंद महसूस होता है। उसी प्रकार आप व्यायाम करते हो, योगा करते हो, तो आपके शरीर को विभिन्न प्रकार के योगा करोगे, व्यायाम करोगे तो 1-2 दिन जो कठिनाई आती है शरीर को आती है, लेकिन उसके बाद आनंद का अनुभव होता है। एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास करो, तो आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हो। तो अपने क्या करते हैं, जब
विकेट पर गेंद फेंकते हैं तो अपने हाथ को किस प्रकार घुमाते हो? वर्ताकार रूप से घुमाते हो। तो इसी प्रकार आप विभिन्न भागों को देख सकते हो कि जो अपने कंधे के चारों तरफ अपनी जो भुजा है, अपनी जो बाजू है वो चारों तरफ घूम सकती है, लेकिन अपनी जो कोहनी के ऊपर की बाजू है वो नीचे की ओर नहीं हो सकती। इसी प्रकार पैरों के जो घुटने हैं वो भी एक ही तरफ मुड़ सकते हैं, दूसरी तरफ नहीं मुड़ सकते। उंगलियों को भी अपने मोड़ने का प्रयास करते हैं तो वो भी एक ही दिशा में बंद होती है, दूसरी दिशा में बंद नहीं होती। तो इस प्रकार जो शरीर के विभिन्न भाग हैं उनके जो कार्य करना है, उनकी जो दिशा है वो एक ही दिशा में संभव है, किसी के किस दिशा में संभव है। तो ये सारा जो संभवता है ये उन संधियों के कारण होती है कि कौन सी संधि उसको किस प्रकार में सक्षम है और किस प्रकार में नहीं। जैसे आपको क्रियाकलाप दे रखा है, क्रियाकलाप 1, इसमें आपको क्या दे रखा है कि आप अपनी इस प्रकार अपनी कोहनी के और इसके हाथ के बीच यहाँ तक एक किसी भी फट्टी को बांध कर उसके बाद आप इसको मोड़ने का प्रयास करते हो, तो क्या आप इसको मोड़ पाते हो? नहीं। अपने इस प्रकार किसी भी फट्टी को, स्केल को अपने हाथ पर बांधने के पश्चात अपने उस हाथ को मोड़ नहीं सकते। इसके बाद आपको सारणी दे रखी है 8.2। इसके अंतर्गत देखो अपनी जो गर्दन है वो पूर्णतः घूमती है या अंशतः घूमती है। तो जो गर्दन है वो पूर्णतः नहीं घूमती, अंशतः घूमती है। इसी प्रकार कलाई, उंगलियां पूर्णतः घूमती है या घुटने, एडी, ये सारे जो क्रिया हैं आपने खुद अपने शरीर पर करके आप इस सारणी को बहुत ही आसानी से भर सकते हो कि वो कौन सी दिशा में घूमती है, कौन सा भाग है बिल्कुल भी गति नहीं करता। तो जो सब कुछ सोचने के बाद अपने इस बात पर पहुँचे हैं कि जो अपने शरीर के जो भाग हैं वो गति करते हैं, किस दिशा में किसने गति करनी है। कोई चारों तरफ गति करता है, कोई आधी गति करता है, कोई बिल्कुल नहीं करता। तो ये सारा किसके कारण संभव हुआ है? तो नहीं हुआ तो क्यों नहीं? तो ये किन के कारण संभव हुआ है? संधियों के कारण संभव हुआ है। किन्हीं भी दो स्थानों पर कोई संधि पाई जाती है उसी के कारण अपना जो गति है वो संभव हुई है। जहाँ जहाँ शरीर के जिन जिन भागों में संधियाँ पाई जाती है उन्हीं स्थान पर अपनी जो गति है वो संभव हुई है। तो किसके कारण संभव हुई है? संधि के कारण संभव हुई है। अब देखो इन संधियों के बारे में अपने जानेंगे कि कौन कौन सी संधियां हैं। तो सबसे पहली जो संधि है वो है कंदुक कलिका संधि। कंदुक कलिका संधि, इसमें क्या देखो क्रियाकलाप दे रखा है कि कागज के एक पट्टी को एक बेलन के रूप में मोड़िए। कागज की एक पट्टी लो और उसको बेलन के रूप में मोड़ते हैं। तो रबड़ या प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके उसे मोड़े हुए कागज के बेलन को डालिए। आपको जैसे आगे दर्शाया गया है चित्र में इस प्रकार, और गेंद को चिपका सकते हैं। तो गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? तो देखते हैं कि हाँ, वह उसमें स्वतंत्र रूप से घूमती है। तो कागज का बेलन आपका हाथ है और गेंद इसका एक सिरा है। तो कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा हुआ है। तो एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि के कटोरी रूपी गुहिका में दसा हुआ है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में दसा हुआ है। इस प्रकार की संधि उसे सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। इस प्रकार की जो संधि है उसे सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। आपके कंधे पर जो संधि पाई जाती है, कंधे शब्द से ही आप याद कर सकते हो। कंदुक कलिका संधि की कटोरी रूपी एक अस्थि का गेंद वाला जो हिस्सा है वो दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में दसा हुआ है। तो इस प्रकार की जो संधि है वो कंदुक कलिका संधि है और इस प्रकार की संधि उसको चारों दिशाओं में गति प्रदान करती है। इसके बाद दूसरी संधि है दुराग्र संधि। दुराग्र संधि, पहली थी कंदुक कलिका कंधे वाली संधि, दूसरी है दुराग्र संधि। इसमें क्या है कि गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि दुराग्र संधि है। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे जहाँ दाएं व बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों का करने का प्रयास करेंगे तो यह गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है जिसमें कंदुक कलिका है हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में अपने घुमा सकते हैं, लेकिन दुराग्र संधि में अपने उसको एक साइड से दूसरी साइड तक बाएं से दाएं घुमा सकते हैं, पूरी चारों दिशाओं में अपने इसको नहीं घुमा सकते। इसी प्रकार ये दुराग्र संधि है गर्दन और
सिर को जोड़ने वाली संधि, गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि क्या है? दुराग्र संधि, जो पूरी चारों दिशाओं में नहीं घूम सकती, वह है आधी ही बाएं से दाएं एक निश्चित दिशा तक ही घूम सकती है। इसके बाद आती है हिंज संधि। घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलते हैं या बंद करते हैं, इनके कवजों को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो दरवाजे को आगे या पीछे की ओर खोलने देते हैं कि एक निश्चित दिशा में, जैसे कोई दरवाज़ा है आपका, वो एक गेट यहाँ पर बंद हो जाता है, यहाँ तो उसके बाहर की साइड खुलता है एक दीवार के, या अंदर की साइड एक निश्चित दिशा में खुलता है। कवजों से जुड़े होने के कारण वे एक निश्चित दिशा में ही बंद होते हैं या खुलते हैं। तो ये हिंज संधि को समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार, जैसे इसको कोई चीज़ है बांधी हुई यहाँ पर, वो ये आएगी तो यहाँ तक आएगी, ये आएगी तो यहाँ तक ही आएगी। इसकी जो गति की दिशा है वो क्या कर दी जाती है? निश्चित कर दी जाती है। उसके बाद उससे आगे वह नहीं बढ़ पाते। तो ये कौन सी संधि होती है? हिंज संधि। तो हिंज संधि आप कौन सी समझ गए? घुटने की संधि और कोहनी की संधि, कि अपने हाथ को कोहनी से अपने कंधे तक लेके टच कर सकते हैं, उसके आगे नहीं इन लेके जा सकते। इसी तरह अपना जो घुटना है, ये दोनों संधियां क्या है? हिंज संधि है, जो केवल एक ही दिशा में गति कर सकते हैं, दूसरी दिशा में गति नहीं करते। तो ये संधि कौन सी है? हिंज संधि। आपने 3 संधियां पढ़ी, कंधुकलिका कंधे की, दुराग्र गर्दन व सिर की। कंधुकलिका संधि में चारों दिशाओं में गति होती है, दुराग्र संधि में एक निश्चित दिशा में ही गति होती है। इसी प्रकार तीसरी जो संधि है हिंज संधि, घुटने व जो कलाई की संधि है, ये भी एक निश्चित दिशा में ही गति करते हैं, उससे आगे या पीछे ये गति नहीं करते। इसके बाद देखो अचल संधि। तो हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न है जिनके बारे में अपनी चर्चा की। अचल शब्द से अर्थ हो रहा है कि ये संधियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ये जो अस्थियां हैं ये इन संधियों पर हिल नहीं सकती, अचल है, चल नहीं सकती, हिल नहीं सकती। तो ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं, ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। अचल क्योंकि यह चल नहीं सकती। तो जब आप अपना मुंह खोलते हो तो आप क्या देखते हो कि जो निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं, लेकिन ऊपरी जबड़े को आप हिलाने का प्रयास करोगे तो भी वो नहीं हिलता। तो इसमें जबड़े व जो कपाल के जो मध्य है, ऊपरी जबड़े व कपाल के जो मध्य है, वो कौन सी संधि है? अचल संधि है। इनकी जो अस्थियां हैं वो गति नहीं करती। यह कौन सी संधि होगी? अचल संधि होगी। अचल संधि नाम से ही स्पष्ट है कि चलती नहीं है, हिलती नहीं है, गति नहीं करती है। तो हमने केवल कुछ संधियों की ही चर्चा की जो हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। तो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है? यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हो तो आप पहले क्या बनाओगे? संभवतः गुड़िया को आकृति प्रदान करने के लिए सबसे पहले आप एक ढांचा तैयार करोगे। आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर की सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए ढांचे का निर्माण करती है, और उसी ढांचे को कंकाल कहते हैं। उसी ढांचे को क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। जो हमारे शरीर को बनाने के लिए, सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का तैयार करती है, उसे कंकाल कहते हैं। ये मानव कंकाल का चित्र है, यह मानव कंकाल की आकृति है। तो यह शरीर की विभिन्न अस्थियों की आकृतियों के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं? शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियां हैं, उनकी संख्या, आकृति के बारे में अपने को कैसे पता चलता है, हम उसका अनुभव कैसे करते हैं? तो एक्सरे चित्र में हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृतियों का पता चलता है। ये क्या है? एक मानव कंकाल है। तो क्या कभी आपने अपने परिवार का किसी सदस्य का एक्सरा देखा? कहीं चोट लगने पर कोई एक्सरा करवाया जाता है, किसी के हाथ का, पैर का, तो उसमें आप क्या देखते हो कि उसमें एक जो भी अपनी एक्सरा होता है उसमें जो हड्डियां होती है उसी का जो डायग्राम है वो इस प्रकार अपने को दर्शाई देता है। कठोर भाग होते हैं जो शरीर के, उनके बीच वैसे ही दिखाई देता है। तो अपने हाथ के ऊपर व ऊपरी और पैर के निचले व ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कर सकते हो। आप हाथ को बंद करके उनके ऊपर की हड्डियों को टच करके आप उसका अनुभव कर सकते हो। प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का पता लगाएं। अपने घुटने और कोहनी की अस्थियों का भी ठीक इसी प्रकार अनुभव करें। एक्सरे चित्र से तुलना करके प्रत्येक भाग की अस्थियों की संख्या को भी ज्ञात किया जा सकता है। उंगलियों को मोड़ें। तो क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? तो उंगलियों की जितनी संधियां हैं उतने स्थल पर अपने उसको मोड़ सकते हैं।
मतलब शरीर के उन्हीं भागों में गति होती है जिनमें संधियाँ पाई जाती है। तो ये अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है। जो अपनी कलाई है वो क्या है, बहुत ही लचीली होती है और यह बहुत छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है। उन्हें क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं, उन्हें कार्पेल कहते हैं। इसके बाद देखो क्रियाकलाप 4 क्या दे रखा है कि आप गहरी सांस भरकर कुछ समय तक रोक के फिर अपने वक्ष व पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। जितनी पसलियों को आप गिन सकते हो गिनने का प्रयास कीजिए। तो आप वक्ष की अस्थियों की तुलना अपने उपयुक्त अनुभव से कर सकते हैं। इस प्रकार का एक पसली पिंजर जो पाया जाता है, विशेष रूप से पसलियाँ विशेष रूप से जिसमें मुड़ी हुई होती है, ये वक्ष की अस्थि व मेरुदंड से जुड़कर एक वक्से की रचना बनाती है। इस शंकुरूपी वक्से को ही क्या कहते हैं, पसली पिंजर कहते हैं। इसमें दोनों तरफ 12 पसलियाँ होती है और हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण जो अंग हैं वो इसके अंदर सुरक्षित रहते हैं। ये बहुत ही कठोर होती है, बाहरी चोट से रक्षा करती है और जो हमारे महत्वपूर्ण अंग हैं वो इस पसली पिंजर, शंकुरूपी पसली पिंजर के अंदर क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। इसके बाद देखो ये है कि अपने आप दूसरे मित्र के आप अनुभव कर सकते हो इस मेरुदंड को। ये अपने गर्दन से प्रारंभ होकर पीठ तक चलता है। इसमें 33 कशेरुकाओं का बना होता है। यह 33 कशेरुकाओं का बना होता है। यह बहुत छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है, उन्हें ही क्या कहते हैं, कशेरुकाएं कहते हैं। और इसमें मेरुदंड में 33 कशेरुकाएं पाई जाती है। मेरुदंड में 33 कशेरुकाएं पाई जाती है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र में इन अस्थियों से जुड़ा रहता है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि से बना होता, इसमें बीच में कोई भी अस्थि या संधि ना होती, तो अपने कभी भी झुक नहीं सकते थे, अपने कभी भी मुड़ नहीं सकते थे, अपने सीधे या तो हमेशा सीधे ही रहते, अपना झुकना या मुड़ना संभव नहीं हो पाता। तो ये किसके कारण संभव है, मेरुदंड के कारण ही संभव है। मेरुदंड हमारे शरीर का एक मुख्य भाग है, इसके बिना अपने शरीर का जो जीवन है वो संभव नहीं था। कितनी कशेरुकाएं हैं, इसमें 33 कशेरुकाएं पाई जाती है। आप अपने मित्र पर यह प्रयोग करके उसको गिनने का प्रयास कर सकते हो। तो आपके इस पाठ का, शरीर में गति का एक जो पार्ट है वो पूरा हुआ। दूसरा पार्ट अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।